Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स. Yesterday we did bad debts and provision for doubtful debts. होप आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी. कल हमने टॉपिक कंक्लूड किया और उसका क्वेश्चन भी किया था. वर्कशीट आपको शेयर कर दी गई, उसको आपने प्रैक्टिस करना है और जो भी प्रॉब्लम हो वो अकॉर्डिंगली पूछते रहें. सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स. सो दो स्टूडेंट्स जिन्होंने O3 में अकाउंट्स पढ़ा हुआ है उनके लिए ये काफ़ी आसान होगा क्योंकि इसकी बेसिक्स वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं. सो डेप्रिसिएशन its meaning is reduction in the value of non-current assets due to wear and tear, obsolescence, lapse of time, etc. कि जो non-current assets की value reduce हो जाती है with the passage of time, and that reduction may be due to wear and tear. मतलब जब एक non-current asset हम use करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं, तो जो उसके पार्ट्स वगैरह टूट फूट का शिकार हो जाते हैं. तो ड्यू टू दैट रीज़न यूजेज या लैप्स ऑफ टाइम, ये बहुत सारे ऐसे नॉन करंट एसेट्स हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है. सो दिस इज़ डेप्रिसिएशन. और ये जो वैल्यू में रिडक्शन है इसको हम एक एक्सपेंस कंसीडर करते हैं और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है. What is meant by non-cash? It means कि just like building rent or utility bills, हम किसी को as such कैश पे नहीं कर रहे होते. जो हमारे फर्म के इस्तेमाल में डिफरेंट नॉन करंट एसेट्स हैं, मशीनरी है, गाड़ियाँ हैं और बिल्डिंग एट्सेट्रा, उसकी वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही होती है. तो ये जो वैल्यू में रिडक्शन है दिस इज नेम्ड एज डेप्रिसिएशन. तो व्हेन इट्स एन एक्सपेंस, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट को आप डेबिट करें एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करें. तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि एक्सपेंस को डायरेक्ट आप डेबिट कर दें इनकम स्टेटमेंट में और एक लेजर अकाउंट हम ओपन करेंगे टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसको हम क्रेडिट कर देंगे. आगे चलते हैं. इसके बाद हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग कॉस्ट बेस्ड मेथड भी कहते हैं. कॉस्ट बेस्ड मेथड, इट मीन्स के इसमें जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन कॉस्ट. तो डेफिनेशन इज सो सिंपल कि जिसमें हम इक्वल अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं एवरी ईयर. तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या है कि एनुअल डेप्रिसिएशन हमने कैसे लेनी है? कॉस्ट ऑफ द नॉन करंट एसेट, उसके ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे वट एवर इज गिवन एज अ डेप्रिसिएशन रेट. देन एक और फार्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन का, वो है कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू. उसको डिवाइड कर दें आप यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट. ये जो रेजिडुअल वैल्यू है इसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं. ये जो दोनों चीज़ें हैं स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए. कि यूजफुल लाइफ क्या होती है? एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड फॉर विच एन एसेट
a non-current asset will give benefit to the organization, to the business. तो वो जो expected time period है, number of years हैं, that is useful life. इसी तरह से उस लाइफ के एंड पे हमें जो एक्सपेक्टेशन है कि वो एसेट कितने का सेल हो जाएगा, दैट इज स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू ऑफ दैट नॉन करंट एसेट. तो ये दोनों टर्म्स हमने फार्मूला में यूज करनी है. हाउ कि एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी दैट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसको आप डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे. सो इन दिस वे हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. देयर आर टू फार्मूलाज. एक है कि कॉस्ट के ऊपर हम एक परसेंटेज ले लें और दूसरा है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ. सो दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड. पता नहीं. Next method is reducing balance method. Reducing balance method में क्या होता है कि every year the depreciation amount will reduce, will fall. तो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे वो तो कॉस्ट पे ही होगी, लेकिन उसके बाद जो डेप्रिसिएशन का फार्मूला यहाँ पे गिवन है दैट इज नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन. तो हमने नेट बुक वैल्यू के ऊपर परसेंटेज लेनी है. व्हाट इज नेट बुक वैल्यू? बेसिकली उसका फार्मूला नीचे गिवन है कि हमने कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेना होता है. कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मीन्स नेट बुक वैल्यू. और नेट बुक वैल्यू के ऊपर जब हम कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वट एवर इज गिवन, तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी. एवरी ईयर व्हेन वी फॉलो दिस पैटर्न, एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट फॉल करेगी, डिक्रीज करती जाएगी एवरी ईयर. दिस इज अ रीजन कि इसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं. थर्ड मेथड इज रीवैल्यूएशन मेथड. ये रीवैल्यूएशन मेथड क्या है कि जो हम लो वैल्यू नॉन करंट एसेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे क्रॉकरी या कटलरी इन एनी रेस्टोरेंट, बेकरी और बेवरेजेस क्रेट्स. ठीक है, ये जो पेप्सी कोक वालों के पास क्रेट्स होते हैं जिसमें वो बॉटल्स कैरी करते हैं, इसी तरह से किसी बहुत बड़ी वर्कशॉप में जो टूल्स एटसेट्रा हैं. अब इंडिविजुअली अगर इसको देखा जाए तो वो एक बिल्कुल स्मॉल अमाउंट वैल्यू होगी, स्मॉल अमाउंट इक्विपमेंट होगा, लेकिन एज एन एग्रीगेट वो एक बिग अमाउंट, एक मटेरियल अमाउंट का एसेट बन जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है इन चीज़ों की. सो दे आर नॉन करंट एसेट्स. अब इसकी डेप्रिसिएशन हम कैसे करेंगे? तो अब देखते हैं कि यहाँ पे फार्मूला गिवन है रीवैल्यूएशन मेथड के लिए. जो एनुअल डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे कि ओपनिंग वैल्यू ऑफ ऑल दी लाइक टूल्स प्लस न्यू परचेज ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड कर देंगे, और अगर ड्यूरिंग द ईयर को सेल हुआ वो माइनस कर देंगे. देन क्लोजिंग डेट पे जो ऑल द टूल्स हैं उनकी जो एक टोटल वैल्यू होगी, क्लोजिंग वैल्यू, उसको हम माइनस कर देंगे. तो जो भी वैल्यू आंसर में बचेगी दैट विल बी बेसिकली एनुअल डेप्रिसिएशन. सो दीज आर द मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. इसके बाद हम बात करेंगे कि एनुअल डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या है. तो डबल एंट्री हमने जो करनी होती है फॉर एनुअल डेप्रिसिएशन वो है इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट. ये यहाँ पे दी हुई है, उस पर हम दोबारा वापस चलते हैं. ये देखें, हियर इज द फार्मूला के परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट. वेरी सिंपल,
कि नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। देन कि एनुअल डेप्रिसिएशन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एज इट्स एन एक्सपेंस, सो इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो एंट्री है एनुअल डेप्रिसिएशन की, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, इसको फॉलो करते हुए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? सो इसका ओपनिंग बैलेंस, दिस इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड। तो एनुअल डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री अभी हमने समझी व्हेन वी से इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। आप देख सकते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये क्रेडिट हो गया, इधर हमने लिख दिया इनकम स्टेटमेंट। फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप ब्रैकेट में एनुअल डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं। एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस दैट विल बी ऑन डेबिट साइड। इसके बाद हमने सीखना है कि इफ वी मेक सेल ऑफ एनी नॉन करंट एसेट, इसको हम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो डिस्पोजल को समझने के लिए अभी जो हमने दो एंट्रीज सीखी उनको रिव्यू कर लें कि जब हम नॉन करंट एसेट बाय करते हैं तो क्या होता है? नॉन करंट एसेट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और उस एसेट को जब हम फर्दर यूज करते हैं अपनी फर्म में तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, ये दो एंट्रीज के बाद हम डिस्पोजल को इजीली समझ सकेंगे। अब जब डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट अकाउंट होता है तो पहली बात तो आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट नहीं बनाना, या इस सेल को, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट को हमने सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि सेल्स अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज फॉर सेल ऑफ स्टॉक। तो नॉन करंट एसेट की सेल के लिए या डिस्पोजल के लिए हम लोग एक सेपरेट लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट कैसे हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं? फॉर दैट पर्पज हम तीन अदर यहाँ पे एंट्रीज सीखेंगे। तो फर्स्ट एंट्री कि जिसमें हम नॉन करंट एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब ये जो हम नॉन करंट एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली नॉन करंट एसेट कॉस्ट। तो इसको आप लिंक कर सकते हैं फर्स्ट वन एंट्री के साथ कि जिस दिन हमने नॉन करंट एसेट बाय किया था तो नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट हुआ था। आज अगर वो एसेट सेल हो रहा है तो नॉन करंट एसेट अकाउंट आप क्रेडिट कर दें क्योंकि एसेट डिक्रीज हो गया। सो नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट, और उसको आप शिफ्ट कर दें या ट्रांसफर कर दें टू द डिस्पोजल अकाउंट। तो होगा क्या? नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट एंड डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। देन डिस्पोजल की जो सेकेंड एंट्री है उसको समझें। इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब ये कैसे बनी? इसको आप लिंक कर सकते हैं सेकेंड एंट्री के साथ, नंबर टू एंट्री के साथ। नंबर टू में हमने क्या सीखा था कि जी जब हम उस एसेट को यूज करेंगे, चलाएंगे, तो क्या एंट्री होनी है? इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो आज अगर ये एसेट सेल हो रहा है, डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो क्या होगा? दिस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। दोबारा से देखें कि जिस दिन एसेट सेल हो रहा है तो उस नॉन करंट एसेट के रेलेवेंट जहां जहां भी रिकॉर्ड मेंटेन किया गया वो सारा रिकॉर्ड बुक्स में से हमने रिमूव करवाना होता है। और वो दो मेन जगह होती हैं, वन इज नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट और सेकंड इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जहां पे उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती रही। तो पहली एंट्री में डिस्पोजल की जो पहली एंट्री है उसमें हमने क्या किया? नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट किया और डिस्पोजल को डेबिट कर दिया। डिस्पोजल की जो सेकंड एंट्री है उसमें हमने क्या किया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो ये दोनों एंट्रीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू प्रिपेयर दैट डिस्पोजल अकाउंट। थर्ड एंट्री जो है ये काफ़ी हद तक सिंपल है
और ये एंट्री किस अमाउंट के साथ होती है कि हमारा जो ओल्ड नॉन करंट एसेट है या यूज्ड नॉन करंट एसेट है वो कितनी अमाउंट का सेल हुआ। तो जो भी अमाउंट हमने रिसीव की, सपोज हमने बाई चेक रिसीविंग की है, तो उसको हम सीधा सीधा बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो थर्ड एंट्री इज सो सिंपल कि हम देखेंगे कि वो नॉन करंट एसेट सेल कितने का हुआ। तो जितनी अमाउंट का वो नॉन करंट एसेट सेल होना है, विद दैट अमाउंट हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो हमने तीन एंट्री सीखी हैं फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी नॉन करंट एसेट, इन तीनों को हम लोग सम अप करेंगे इन अ लेजर अकाउंट। द नेम इज डिस्पोजल अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंट्री में डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है और नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सेकंड में डिस्पोजल अकाउंट ने क्रेडिट हो जाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ने डेबिट होना है। और थर्ड एंट्री में जब बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है। सो हियर इज डिस्पोजल अकाउंट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्री एंट्रीज। सबसे पहले डिस्पोजल अकाउंट में जो डेबिट साइड पे अमाउंट आनी है दैट इज बेसिकली नॉन करंट एसेट कॉस्ट, और क्रेडिट साइड पे जो पहली अमाउंट आएगी दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मींस कि जो एसेट सेल हुआ है, जो एसेट सेल हुआ है उस एसेट की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी थी हमारी बुक्स में। दोबारा से समझें कि क्रेडिट साइड पे जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही है, ये कौन सी अमाउंट है कि जो एसेट हमने आज सेल किया है उस सोल्ड एसेट के ऊपर टोटल कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है थ्रू आउट दैट एसेट्स स्टे विद अस, कि जितनी देर वो एसेट हमारे पास रहा उस पर हम कितनी डेप्रिसिएशन कर चुके हैं। देन थर्ड अमाउंट कि जितने का एसेट वो सेल हुआ, इसकी डबल एंट्री अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो डिस्पोजल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे आ गया, इधर हमने लिख दिया बैंक अकाउंट। इन तीन वैल्यूज को डिस्पोजल अकाउंट में अकोमोडेट करने के बाद हम इसको बैलेंस ऑफ करेंगे। इफ द क्रेडिट साइड इज हैवी द डिफरेंस विल बी ऑन लोअर साइड, मतलब डेबिट साइड, और ये प्रॉफिट होगा एंड दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। And if credit side is low, the difference will be here and that will be loss, and obviously this loss will be transferred to income statement. तो एक वक्त में कोई एक होना है, दोनों नहीं हो सकते, या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। तो दोनों की डिटेल्स हमने देख ली। तो हमने ऑलमोस्ट मोर देन 50% ये टॉपिक हमारा हो गया, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कल इसकी एंट्रीज को आपने बहुत अच्छे से समझना है। मेक श्योर कि एंट्रीज आपको याद हो जाएं, क्योंकि एंट्रीज सारी याद होंगी तो फर्दर डिस्कशन समझ आनी है। और क्वेश्चंस भी हम इंशाल्लाह कल ही डिस्कस करेंगे। आज इतने तक जो बात आपको नहीं समझ आई वो क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछें। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज। उधर सही हुई है।